जय हिंद साथियों, आप सब साथियों एसएससी जीडी की परीक्षा आपकी 27 अप्रैल से आरंभ है और कई दिन तक साथियों ये परीक्षा चलेगी। मेरा मानना है कि आज की ये वीडियो साथियों एक ऐसी वीडियो है कि जो आप किसी भी शिफ्ट में साथियों बैठ जाइएगा, इस वीडियो से सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले हैं, यानी कि जितना पार्ट हो सकता है साथियों एक वीडियो में मैक्सिमम चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे, फिर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर को पास करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि साथ पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो साथ पढ़ने वाले को साथियों सहपाठी कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों मोक्ष का विलोम क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मोक्ष का विलोम साथियों बंधन होता है, ये आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। अच्छा, अगर बात करते हैं साथियों मोक्ष का विलोम बंधन और बंधन का विलोम अगर आपसे पूछे तो साथियों मोक्ष आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए गद्य का आपसे विलोम पूछा जा रहा है साथियों, आपने देखा होगा साथियों गद्य का विलोम क्या होता है। गद्य का विलोम होता है पद। और अगर आपका भी जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अधीर कैसे लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ, सी में लिखा हुआ, डी में लिखा हुआ, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ अधीर बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। एक खाली जगह वाला साथियों वाक्य आपके सामने है, मैं अवधी भाषा खरीद सकता हूं। खरीदी जाती है क्या? मैं अवधी भाषा समझ सकता हूं, देख सकता हूं या छू सकता हूं। तो यहां पर कौन सा शब्द आना चाहिए? समझ सकता हूं। पूरा वाक्य आपका हो जाएगा मैं अवधी भाषा समझ सकता हूं। उसके बाद देखिए जो भविष्य में आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। देखिए जो भविष्य में आने वाला हो उसको तो साथियों आगामी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आगामी कहा जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट सिलेक्शन को, ये चैनल आपके सिलेक्शन में साथियों एक अहम भूमिका निभाएगा। यानी कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको वो सवाल दे सकता हूं कि भाई ये सवाल ये सवाल ये सवाल तैयार कर लो। सवालों को तैयार करना आपका काम है। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर जाते हो तो हजारों हजारों का साथियों सिलेक्शन हो चुका है, आपका भी हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आईएएस पीसीएस की जॉब नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं साथियों उतना पढ़ लीजिए, आपका ये पेपर क्रैक हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि हर वीडियो के आधे आधे क्वेश्चंस तैयार करें, शुरू से लेकर अंत तक सारे जितने भी सवाल मैं लाता हूं हर एक क्लास में उन सारे सवालों को आप लोग तैयार करिए। चलिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना ये एक मुहावरा और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब क्या होता है? कायर बनना, चुल्लू में पानी भरकर डूब करना, बेशर्म होना, शर्मिंदा होना। बिल्कुल साथियों चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम तो शर्मिंदा हो जाओ। और जब आपका पेपर पास नहीं होगा ना तो आपका यही करने को मन करेगा साथियों, आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो वो पल वो दिन ना आने दीजिए कि लोग कहें कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। साथियों स्नेह का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। स्नेह को घृणा नहीं कह सकते, स्नेह को साथियों प्रेम कह सकते हैं। अगला देखिए अनुचर का साथियों पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुचर का मतलब पता क्या होता है साथियों? सेवक होता है अनुचर का मतलब। अनुचर का मतलब सेवक भी होता है, नौकर भी होता है, नौकर चाकर कह लो, दास भी कह सकते हैं साथियों, परिचारक भी कह सकते हैं नौकर को हम लोग। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि मितभाषी कैसे लिखा जाती है। तो मीतभाषी लिखा हुआ है, ये मितभाषी लिखा हुआ है। मितभाषी जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों फिर से वर्तनी वाला शब्द आ गया, यानी कि ज्येष्ठ क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, ठा आता है साथियों ना के टा। तो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शिक्षक का पर्यायवाची मुझे बता दीजिए। तो शिक्षक को साथियों बहुत सारे नामों से जाना जाता है। शिक्षक को साथियों उस्ताद भी कहते हैं, शिक्षक को अध्यापक भी कहते हैं, शिक्षक को आचार्य भी कहा जाता है। लेकिन इनमें से अगर हम बात करते हैं तो शिक्षक को गुरु भी तो कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कहा जा रहा है कि राम ने सांप को लाठी में मारा, ने मारा, पर मारा, से मारा। बिल्कुल साथियों राम ने सांप को लाठी से मारा, ये होना चाहिए था। अगला देखिए जो सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जो सबको प्रिय हो तो उसके लिए तो हम लोग सर्वप्रिय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? सर्वप्रिय कह सकते हैं, जो सबको प्रिय होता है। कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? भारी पत्थर कलेजे पर रखना नहीं, जी कड़ा करना। बिल्कुल साथियों जी कड़ा कर लेने को कहा जाता है कि तुम्हें अपने पत्थर कलेजे पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। साथियों अगर आप अपने एग्जाम एसएससी जीडी को बहुत आसानी के साथ पास करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। जैसे कि एसएससी जीडी 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ तैयार
की गई है, उसके अलावा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ तैयार की गई है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनर लगभग साथियों 30% क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में से पूछ लेता है, यानी कि जो पिछली सालों में पेपर हुए ना एसएससी जीडी के, वहां से लगभग 30% क्वेश्चन लेता है डिक्टो। उसके अलावा साथियों इन मॉडल पेपर की अगर हम बात करते हैं तो यहां से लगभग आपको 50% तक क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग और मैथ्स के। उसके अलावा साथियों लगभग 6 से 7 सवाल जो पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर के भी पूछे जाएंगे। तो ये करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको साथियों दी जा रही है। मैं कहूंगा लगभग 70% तक साथियों पेपर आपको यहां से देखने को मिलेगा और आपकी परीक्षा 27 अप्रैल से आरंभ है। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथियों वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी। तो आपकी परीक्षा में अभी जितना भी समय बाकी हो साथियों इस पीडीएफ को लीजिएगा। तो आपकी परीक्षा में साथियों जितना भी समय बाकी हो इस पीडीएफ को लीजिएगा, सरसरी निगाहों से साथियों एक बार इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, आपका ये एग्जाम बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा। उष्ण का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, उष्ण का विलोम ऊष्मा होगा, उपमा होगा? नहीं साथियों, शीत होता है। उष्ण का विलोम क्या होता है साथियों? शीत होता है। उसके बाद देखिए अपव्यय का विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, तो अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय होगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं बल्कि डी हो जाएगा। गोधूली का पर्यायवाची क्या होता है? गोधूली का मतलब साथियों पता आप लोग जानते हैं क्या होता है? संध्या होता है। क्या होता है साथियों? संध्या होता है। और संध्या आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, तो जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, दिन के बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। दिन को हम लोग दिवस भी कहते हैं, दिवा भी कहते हैं, वासर भी कहते हैं और वार भी कहते हैं। क्या? जैसे कि साथियों रविवार, सोमवार, मंगलवार है ना, तो वार का मतलब क्या होता है साथियों? दिवस होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। दुर्लभ कैसे लिखा जाता है? तो मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना दुर्लभ, ऐसे लिखा जाता है। जो दूर की सोचता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उसको दूरदर्शी कहेंगे, द्वादशी कहेंगे, चतुर्दशी कहेंगे, एकादशी कहेंगे। तो उसको तो दूरदर्शी कहा जाता है, जो दूर की सोचता है। तो ये थे साथियों आपके हिंदी के पूरे 20 सवाल। अब 20 सवाल हम लोग देखेंगे जीके, जीएस के और करंट अफेयर के। तो इन सवालों को भी आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिए साथियों, बहुत शानदार सवाल इस वीडियो में मैंने लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए राज्य सूची में पुलिस है, न्याय है, जेल है, लेकिन शिक्षा की अगर बात करते हैं साथियों ये राज्य सूची में नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो मुझे तो इतना पता है कि 1875 में साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारी पानी की खोज किसके द्वारा की गई? किनके द्वारा की गई साथियों? जॉर्ज यूरे आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने ही भारी पानी की खोज की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो देखिए पहला तो नाइट्रोजन होता है, दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को पता है किसके द्वारा लिखा गया? मार्गरेट एटवुड इनका नाम है और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, लेकिन हरियाणा में नहीं पड़ता है। तो यही आपका जवाब हो जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो आपका जवाब यहां पर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सूरसेन, उधम सिंह। मैं कहूंगा काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। उत्तर प्रदेश में गंगा, जो त्रिवेणी संगम है उत्तर प्रदेश में, इनमें कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए वाला है। उसके बाद देखिए रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है? तो ये तकनीक पता क्या है? ये सुरंग द्वारा
द्वारा जल विद्युत के लिए जल लेकर और फिर नदी को बहने देना, ये टेक्नोलॉजी है। ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी अच्छा सवाल है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, साधारण विधेयक के से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, राज्यसभा के सभापति बुलाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? तो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति साहब ही बुलाते हैं। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो पता साथियों, भारत और फ्रांस देश ने समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समुद्री प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया है। ये आप लोग याद रखेंगे, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए साथियों, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आमे पड़िबा आमा भसारे योजना। ये योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मैं कहूंगा ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, आमे पड़िबा आमा भसारे योजना। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि कहां पर अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो ये काम असम में किया गया है साथू। कहाँ किया गया? असम में किया गया है। अगला देखिए, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। किसको भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? मैं कहूंगा चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उसके बाद देखिए, कहाँ स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है? तो यह काम साथियों लद्दाख में हुआ है। कहां पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। लद्दाख आपके सवाल का जवाब हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? तो साथियों नागपुर में। कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? तो नागपुर में इन्होंने साथियों ये उद्घाटन किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश कौन सा बन चुका है? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, अपना देश भारत जो है ना, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन चुका है। राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, और पहले नंबर पर अगर बात करते हैं तो पहला साथियों पहले नंबर पर चीन देश है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो जनरल MB पाठक ने ही साथियों पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये कहां पर आयोजित हुआ है? ये हैदराबाद में आयोजित हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया? ये पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। कर्नाटक राज्य की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो 20 सवाल साथियों आप लोगों ने हिंदी के देखे और 20 सवाल आपने जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के देखे। और अब हम लोग साथियों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे रीजनिंग के, जैसे आपके एग्जाम में साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और मैं कहूंगा साथियों जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखेंगे 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे साथियों अपनी परीक्षा में। तो इसलिए इन सवालों को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपसे सवाल जैसा जैसा कहा जाए, सवाल में जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा आप करते जाएंगे तो आंसर तक आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। देखिए साथियों कैसे होता है। पी का पुत्र साथियों जे है, तो पी का पुत्र जे कहा गया है तो पी का मान लेते साथियों पुत्र जे हो जाएगा। अच्छा, पुत्र है तो पुत्र के लिए प्लस लगा लेंगे, अगर पुत्री होगी या महिला होगी तो माइनस लगा लेंगे। कहा जा रहा है कि क्यू की बहन पी है, यानी कि ये जो पी है ना, पी ये कौन है? ये क्यू की बहन है, तो बहन है यानी कि महिला है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि यानी कि Q M का पुत्र है, Q जो है Q ये M का पुत्र है, ठीक है, तो ये पुत्र है तो प्लस लगा लेंगे क्योंकि ये पुरुष है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि M P से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि P क्या कहेगा M को, तो P क्या कहेगी साथियों M को क्या कहेगी। देखिए ये दोनों भाई बहन है आपस में, और ये माता भी हो सकती हैं पिता भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है। तो मैं कहूंगा एक ऐसा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें माता या पिता लिखा होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि काजल पूर्व की दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए साथियों काजल अभी सपोजेट मान लेते हैं यहां पर है और ये पूर्व दिशा की ओर चलती है, कितना चलती है साथियों? 14 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर ये मुड़ गई साथियों, दाईं ओर मुड़ गई, ये 40 किलोमीटर चलती। कितनी चलती साथियों? 40 किलोमीटर चलती, कोई बात नहीं है।
टोटल 40 हो गई। उसके बाद क्या फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ती है साथियों और 10 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। देखिए ये टोटल कितना है, ये टोटल 40 है, तो अगर 22 हम चलेंगे तो थोड़ा आधा ये हो गया, आधे से ज्यादा चलेंगे साथियों 22, ये 22 किलोमीटर चल रही है यहाँ पर। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। 24 किलोमीटर आप कैसे चल पाएंगे, देखिए ये 10 है तो अगर यहां तक चलेंगे तो 10 हम तय कर पाएंगे, है ना। और ये पूरी कितनी है, 14 है, तो 10 प्लस 14 तय करेंगे तो पूरा 24 हो जाएगा। और 24 किलोमीटर कहा गया तो यहां पर जब वो आएगी तो 24 किलोमीटर चल दी जाएगी। तो कहा जा रहा है बताइए काजल अपने प्रारंभ के स्थान से, प्रारंभ का स्थान उसका ये है, तो प्रारंभ के स्थान से आपसे पूछा जा रहा है वो कितनी दूर है, यानी कि ये दूरी कितनी है। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें ये टोटल कितनी थी, 40 थी, ठीक है ना, 40 थी। अब ये टोटल कितनी है, जब ये 22 है तो ये भी 22 होगी, तो 40 में से साथियों जब आप कितना घटाओगे, 22 घटाओगे तो कितना बच जाएगा साथियों, ये आपका एक तरीके से कहीं ना कहीं 18 बच जाएगा। तो ये दूरी जो होगी साथियों वो 18 किलोमीटर की दूरी होगी। और 18 कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। एक और चीज पूछी जा रही है, अपने प्रारंभ के स्थान से वो किस दिशा में है, अपने प्रारंभ के स्थान से, यानी कि अगर प्रारंभ के स्थान से देखें तो वो किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी कहलाई जाती है, दक्षिण दिशा कहलाई जाती है। इसलिए सही जवाब अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, डी के विपरीत सतह पर आपको बताना है साथियों कौन सा नंबर आएगा, कौन सा लेटर आएगा। देखिए डी कहां पर है, डी यहां पर है, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 फलक होते हैं, 6 के 6 आपके सामने लिखे। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऊपर का ऊपर मिला देना, यानी कि ए का विपरीत बी हो जाएगा, फिर सी का विपरीत एफ हो जाएगा और बचा डी का विपरीत ई का विपरीत डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का विपरीत पूछा गया है तो डी का विपरीत सातु क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है सातु कि 5:25 बजे हैं, 5:25 का समय हुआ है। ये घड़ी की दोनों सुइयां, एक मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई, इन दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा। ये सवाल फेवरेट है और पूछा जाता है। आपको घड़ी का कोई भी समय दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा 12:20, आपको दे दिया जाएगा तो 1:15, कोई भी समय दे दिया जाए और कहा जाए कि दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, सूत्र की मदद से आप बहुत आराम से सातों इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए 60 गुणा घंटे, क्या 60 गुणा घंटे डिफरेंस 11 गुणा मिनट, क्या साथियों 11 गुणा मिनट, और भाग कर देना साथियों इसकी 2 से। अब 60 लिखेंगे, घंटे क्या है, घंटे ये 5 घंटे है तो 5 आ जाएगा, डिफरेंस 11 गुणा मिनट, मिनट कितने 25 मिनट है तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, भाग 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 6×5 30, यानी कि यहाँ पर 300 आ जाएगा। और 11 की गुणा अगर 25 से हम करते तो कैसे करेंगे, 25 25 5 7 2 275 यहाँ पर आ जाएगा, 275/2 आ जाएगा। 300 में से 275 जाएगा साथियों, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25/2 को साथियों करेंगे तो 12.5 यहाँ पर आ जाएगा। मैं कहूंगा 12.5 डिग्री का कोण बनेगा 5:25 पर दोनों सुइयों के बीच, घंटे वाली सुई के बीच और मिनट वाली सुई के बीच। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपको दुनिया का कोई भी समय उठाकर दे दिया जाए, आप आंसर निकाल लोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्ताकार मेज के परिधा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने लोग हैं सातों, 7 लोग हैं, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर 7। चलिए उसके बाद सातों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ उसके बाद अगर बात करते हैं, आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ए जो है ना, ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। तो इसको साथियों कर ले, सी को आप कहीं पर भी बना लीजिए, मान लीजिए सी हमने यहां पर बना लिया, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, ए बैठेगा, यानी कि ए यहां पर बैठ जाएगा। अब देखिए ए जो है ना ये सी के तो दाईं ओर बैठा हुआ है, लेकिन ए जो है ना ये डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो डी को आप कहां पर बनाएंगे, यानी कि डी को आप यहां पर बनाएंगे, डी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तो ये 3 बैठ गए, ठीक है। उसके बाद यानी कि सी के बाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा हुआ है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि यहां पर जी बैठा हुआ है, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन, जी,
यानी कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है तो ये भी हो गए। उसके बाद कहने कि एफ के बाईं ओर ठीक बगल में ई बैठा है, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में ई बैठा है तो सातों ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। सारे तो बैठा दिए। ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है बी, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, मैं कहूंगा डी बैठा हुआ है। तो डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अच्छा लगा सवाल, समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, समझ में ना आया हो तो एक बार इसको और आप लोग साथों देख लीजिएगा, है ना। पहली बात तो समझ में ही आ गया होगा। एक कक्षा में क्या कहा गया है साथों, एक कक्षा में सचिन ऊपर से 7वां है, ठीक है भाई साहब। ऊपर से मान लीजिए एक कतार होगी, ऊपर से जो है ना सचिन, ऊपर से सचिन की अगर बात करते हैं तो ये 7वें नंबर पर है ऊपर से। तो नीचे से क्या होगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अच्छा नहीं, विकास ऊपर से अच्छा दूसरा लड़का फिर शुरू कर दिया। विकास ऊपर से 15वें स्थान पर है, उसी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर है, तो नीचे से सचिन का स्थान बताइए। अच्छा देखिए, हम विकास ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से 21वें स्थान पर है। हम इस लाइन की मदद से टोटल कितने छात्र हैं ये जानकारी निकाल लेंगे। और जब टोटल छात्र कितने इस बात की जानकारी मिल जाती है, तो अगर हमें ये लाइन दी जाए कि सचिन ऊपर से 7वां है, तो सचिन का नीचे से भी हम बहुत आराम से निकाल लेंगे स्थान। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए विकास की अगर बात करते हैं, विकास जो है ना साथियों, ये ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से जो साथियों 21वें स्थान पर है। तो टोटल छात्र कितने होंगे, बहुत आसान है साथियों। आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, 15 + 21 और इसमें से 1 को घटा देंगे, आपको टोटल छात्र मिल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र आपके 35 हैं। अब देखिए सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो नीचे से क्या होगा, अगर 35 छात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आपको क्या करना पड़ेगा, 35 में से 7 को घटाना पड़ेगा, है ना, और इसमें 1 जोड़ देना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 28 + 1 29 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि नीचे से सचिन का स्थान 29वां होगा, और 29वां कहां पर है, 29वां आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां हैं, अंजलि, बीना, चिंटू, दीक्षा, श्रुति। इनकी आयु अलग अलग है, ठीक है। अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है। अच्छा भैया, अंजलि देखिए 1 2 3, यानी कि अंजलि यहां पर आएगी, इतनी बात तो हमें पक्के तौर पर सातों निश्चित है, क्योंकि कहा गया ना कि अंजलि जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ दीक्षा और श्रुति से छोटी, यानी कि ये पोजीशन दीक्षा और श्रुति की होगी, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि श्रुति दीक्षा से छोटी। लो साफ कर दिया गया मैटर, यहाँ पर पूरी बात सातों क्लियर कर दी गई है, और आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि जो श्रुति है ना दीक्षा से छोटी, यानी कि दीक्षा ये ऊपर बनेगी, दीक्षा जो है ना श्रुति दीक्षा से छोटी है, तो श्रुति सातों यहाँ पर बनेगी। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि चिंटू सबसे छोटी है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर चिंटू आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि चिंटू जो है ना वो सबसे छोटे हैं। तो बचे कौन सा, तो समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन सी होगी, चौथी सबसे बड़ी। देखिए सबसे बड़ी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसकी अगर बात करते हैं तो कौन रह गया है, बीना रह गई है साथियों, बीना आपकी यहाँ पर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए पहली सबसे बड़ी दीक्षा, दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी बीना होंगी। तो मैं कहूंगा बीना आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज वाला सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 28 है पहले, उसके बाद 32 है, उसके बाद सातु 39 है, उसके बाद यहाँ पर 52 है, और उसके बाद 74 है। तो आपको बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर सातु क्या आ सकता है। देखिए अगर हम 28 से यहाँ पर बढ़ाते हैं, 32 करते हैं तो 4 बढ़ रहा है, 32 से 39 करते हैं तो 7 बढ़ रहा है, और फिर साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 बढ़ रहा है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है साथियों, 22 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, एक बार और इसको ट्राई कीजिए। 3 बढ़ाया, अब कितना बढ़ा दिया साथियों, 6 बढ़ा दिया, अब कितना बढ़ा दिया, 9 बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है अब 12 बढ़ेगा, है ना। यानी कि 22 और 12 कितना होता है, मैं कहूंगा 4 और 3 34 होता है। तो 74 में 34 आपको प्लस करना पड़ेगा, तभी नंबर आपको मिल जाएगा। तो 4 और 4 8, 7 और 3 10, क्या 108 कहीं ऑप्शन में अगर है तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 108 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 9 3 3 45 3 9 26 4 6, तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और फिर 2 2 यहां पर तो लिखा हुआ ही है। देखिए अगर हम बात करते हैं 3 गुणा 3 तो 9 हो गया, 3 निम 27, तो 27 आना चाहिए, यानी कि ये लॉजिक हमारा सही नहीं है, कोई बात नहीं।
इसको बनाने की कोशिश करिए कैसे बनेगा। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो कितना निकलेगा, 3 तिया 9 प्लस 9 नीम 81 निकलेगा। अगर इन दोनों को साथों हम जोड़ देते हैं कितना आता है, 90। अच्छा ये ठीक 90 का आधा है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसको देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आता है 16, 6 का स्क्वायर आता है 36। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है साथियों, 52। ठीक 52 का आधा होता है साथियों 26। समझ गए, इसको भी देख लें साथियों। देखिए अरे भाई 9 9 18 हो जाएगा, 18 का आधा 9 होता है। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। और 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो 4 ऑप्शन में होना चाहिए और 4 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कथन आपके सामने है, आपके सामने धारणाएं हैं, तो देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। अच्छे प्रदर्शन के लिए आकर्षक प्रलोभन की घोषणा करें। अच्छा भैया, अगर अच्छा प्रदर्शन आपको करना है तो एक आकर्षक प्रलोभन की आपको घोषणा करना पड़ेगी। पहला और दूसरा कह रहा है कि प्रलोभन कार्यक्रम लंबे समय के लिए कार्य नहीं कर सकते। ऐसा देखिए कहा नहीं जा सकता, लंबे समय के लिए कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रलोभन प्रदर्शन सुधार सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो आकर्षक प्रलोभन है ना इनका, ये प्रदर्शन को एक तरीके से तो सुधार सकता है। तो दूसरा वाला तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन पहला वाले की हम नहीं कह सकते तो गलत मान लेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है। यानी कि यहां पर आपको साथियों चाल दे रखी है। चाल कितनी है, चाल आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको यहाँ पर सातों समय दे रखा है, समय कितना है, समय आपको दे रखा है सातों 7 घंटे का। तो हम दूरी बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है सातों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चलिए तो दूरी का अगर जरूरत पड़ती है तो दूरी हम निकालेंगे। कहने के समान दूरी, यानी कि जो अभी हम दूरी निकालेंगे उसी दूरी को अगर 6 घंटे में तय करना हो तो गति क्या होगी, तो चाल क्या होगी। तो सबसे पहले दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है 54 और समय कितना है 7। तो 54 गुणा 7 जरा करिए। 54 गुणा 7 अगर हम करते हैं साथियों कितना आता है, 7 पंजे 35 37, यानी कि 378। तो कुल मिला के अगर दूरी की हम बात करते हैं, दूरी कितनी निकलेगी साथियों, दूरी की अगर बात करते हैं तो 378 किलोमीटर की यहां पर दूरी निकल कर आ गई है। उसके बाद कहेंगे उसी दूरी को, यानी कि अगर 378 किलोमीटर की दूरी को अगर 6 घंटे में तय करना हो तो चाल क्या होगी। चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय। दूरी ये है और समय ये है, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 3 18, यानी कि चाल आपकी जो निकल कर आएगी वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल कर आएगी, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ जो होता है वो 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो मुझे लाभ बताइए कितना होता है, प्रतिशत में लाभ आपको बताना है। देखिए अगर मान लेते हैं साथियों यहां पर अगर बात करते हैं लाभ और क्रय मूल्य की, अगर बात करें किसकी, लाभ और क्रय मूल्य। अरे भाई 35 आम बेचने हैं, 35 आम खरीदे भी तो होंगे आपने। तो अगर 35 आम आपने खरीदे हैं और लाभ जो हुआ है वो 7 आमों के, 35 आम अगर आपने खरीदे हैं 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो प्रतिशत लाभ, लाभ क्या होता है, लाभ होता है साथियों, सॉरी, लाभ को प्रतिशत में अगर बदलना होता है तो लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। तो सिस्टम तो सही है बिल्कुल पूरा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 20 आ जाएगा, यानी कि 20% का लाभ प्रतिशत होगा और यही आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धातु गोले, यानी कि गोला जो है ना वो धातु है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस धातु के गोले को, जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इस धातु गोले को अगर पिघला दिया जाता है और इसे पिघलाकर खींचकर इसको 0.3 सेंटीमीटर का तार बनाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जितना आपसे सातों अभी कह रहा है उतना उतना सातों आप कर लीजिए। अच्छा तार बनाया गया है तो मैं कहूंगा बेलन बनाया गया है, क्या बेलन बनाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेलन बनाया गया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो तार की लंबाई आपसे यहां पर पूछी जा रही है कुल मिला के, यानी कि गोले का आयतन। अब देखिए अगर इस गोले को बदलकर तार बनाया गया, यानी कि गोले को बदलकर बेलन बनाया गया है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि गोले का आयतन किसके बराबर होगा, गोले का आयतन जो होगा ये बेलन के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन बेलन
के आयतन के बराबर होगा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा ये बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से सातु क्या कट होगा आपका? यहां से कट होगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4/3 गुणा आर कितना है? आर 9 सेंटीमीटर है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 यहां पर हो जाएगा बराबर आर यहां पर कितना दे रखा है? अब आर की अगर यहां पर हम लोग बात करें 0.3 दे रखा है, 0.3 गुणा 0.3 गुणा एच की अगर बात करें, एच हमें निकालना है, तार की लंबाई निकालना है, तार की लंबाई यानी कि एच ही तो हमें निकालना है। तो इसको साथ आप कैलकुलेट करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप एक काम करिए, है ना, आप काम क्या करेंगे? 4/3 गुणा, एक काम करिए, इसको सबसे पहले हटा दीजिए, यहां पर 3 आ जाएगा, है ना, सॉरी। देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये 4 आ गया और ये 0.3 है, ये नीचे आ जाएगा। 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 0.3 गुणा 0.3 आ गया और बराबर साथ एच आ गया, यही हमें निकालना है। देखिए अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 0 मान लीजिए बढ़ा लेते हैं, फिर पॉइंट हटाते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, 3 3 3 9 और इससे ये आपका कैंसिल हो जाए। इधर बचा है 4 गुणा 9 गुणा 300 बचा है और ये h बचा। इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। 4 नीम आपका 36, 36 की 3 से गुणा करा लीजिए, 36 की गुणा 3 से कराते हैं, 3 छंग 18 आपका हो जाएगा, 3 3 9 10 हो जाएगा, 2 0 लगा दीजिए साथियों। तो मैं कह सकता हूं साथियों, मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर आपका जवाब जो आया है वो 10,800 सेंटीमीटर आया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 108 मीटर निकलेगा आपका। तो कुल मिला के जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक राशि 4% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 6240 हो जाती है। तो उस राशि पर कितनी साथियों? उस राशि पर 5 से, ये पता क्या लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूं, ये लिखा हुआ 5/5%। क्या लिखा हुआ? 5/5% नहीं है साथियों, वर्ष है। ये कितना है साथियों? वर्ष है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने वर्षों के लिए ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है 7/1/2%, यानी कि 7.5% की दर पर साधारण ब्याज क्या है। तो उस राशि पर कहा गया है, तो सबसे पहले वो राशि निकालिए, किसकी मदद से? 4% और 5 वर्ष और साथियों ये जो 6240 है इसकी मदद से। कैसे निकाल सकते? देखिए ये क्या है? ये आपका मिश्रधन है। क्या है साथियों? मिश्रधन है। और मिश्रधन बराबर की अगर बात करते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है साथियों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज और प्लस मूलधन होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ोगे तो आपको मिश्रधन पता चल जाएगा। मिश्रधन यहाँ पर कितना दे रखा है साथियों? 6240 दे रखा है। साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100 होता है। अभी हमें P नहीं पता, यानी कि मूलधन नहीं पता है। R कितना है? R साथियों यहाँ पर 4% है और 5 वर्ष है, तो 4% गुणा 5 वर्ष आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा साथियों? 100 आ जाएगा, प्लस आपका मूलधन हमने P माना है। इसको आप क्या कर लीजिए? कैलकुलेट कर लीजिए। इसको अगर कट करते हैं साथियों तो ये 25 आ जाएगा, 5 से कट करते हैं साथियों 5 आ जाएगा। इधर आपका कितना बचा है? 6240 बराबर, इधर अगर बात करते हैं साथियों P/5 प्लस P यहाँ पर बच गया है 6240 बराबर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका कितना आ जाएगा? P, और ये कितना आ जाएगा? 5P आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा? P आ जाएगा। 5 की गुणा इधर हो जाएगी 6240 से, तो 5 की गुणा इधर हो गई, ये कितना हो गया? 5P प्लस 1P, ये आपका 6P हो गया, है ना। और अगर बात करते अब 6P नीचे आ जाएगा, है ना, 6240 गुणा 50/6 इधर आ जाएगा और ये P निकल आएगा। P कितना है साथियों? P की अगर बात करते, P ही तो मूलधन है, और जब मूलधन निकलेगा यानी कि राशि निकलेगी तो फिर हम आगे का काम करेंगे साथियों। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा साथियों, 6 चौक आपका कितना हो जाएगा? 0 लगेगा, 2 नंबर कट कर रहे हैं, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। अब इसकी गुणा साथियों 50 से आप कर दीजिए, 110 40 की गुणा, यानी कि 104 की गुणा 5 से कर लेते हैं साथियों, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, डबल 0 यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि आपका 5200 निकल कर आया है। तो राशि की अगर बात करते हैं या मूलधन की अगर बात करें, मूलधन कितना निकल कर आया है? मूलधन आपका साथियों 5200 यहाँ पर निकल कर आया है। अब एक बार और सवाल को मैं समझा देता हूँ आपसे। यहाँ पर कहा गया था कि एक राशि है जो कि 4% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, मूलधन इतना हो जाता है, मतलब सॉरी मिश्रधन ये हो जाता है। अच्छा मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमें
हमने साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ पर रख लिया PRT अपॉन 100, मूलधन क्या है P है ना, तो हमने इसको कैलकुलेट करा, यहाँ से सातों हमने मूलधन निकाला, ये निकला है मूलधन, मूलधन राशि कहते हैं। अब करेंगे तो उसी राशि को यानी कि 5200 को अगर 5/2 वर्षों के लिए 7.5% की दर पर दिया जाए तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो उसका अब हम साधारण ब्याज सातों यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सातों, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100 होता है। साधारण ब्याज निकालना है ये वाला, P कितना है सातों, P आपका अभी हम लोगों ने निकाला इतनी मेहनत से 5200 है, ठीक है 5200 हो गया आपका। और उसी प्रकार अगर बात करते हैं सातों, अब देखिए कितना आ जाएगा, अब आपका ये आ जाएगा वर्ष की अगर बात करें या R है तो R लिख लीजिए पहले, 7.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 है ये, 7 दूना 14, 15/2 हो जाएगा, 15 बटे यहाँ पर 2 आप आ जाएगा, 15/2। और इसके अगर बात करें तो 5 5 25, 2 27, 27/5 आ जाएगा। और PRT बटे 100 भी तो आता है तो ये 100 आ जाएगा, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कट हो रहा है ऐसा तो इससे ये कट हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज बराबर आपका 5200 गुणा 3 गुणा आपका 27 हो जाएगा। और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से अगर इसको कट करें साथ तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 छंग 12 गुणा 3 गुणा 27 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको कैलकुलेटर की मदद कर लेता हूँ साथियों, 26 गुणा 3 गुणा 2 7 27 यानी कि 2106, 2106 आपका जवाब आ जाएगा। 2106 जो है ना ये साधारण ब्याज निकलेगा, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हो सकता हो कठिन सवाल आपको लगा हो, लेकिन 2 से 3 बार इसकी अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो मेरा मानना है कि ये सवाल आपका 1 मिनट के अंदर बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें साथियों आप लोगों ने देखी, ये वीडियो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए SSC GD 2026 एग्ज़ाम के लिए 10 मॉडल पेपर तैयार करवाए हैं। मेरा मानना है कि इन मॉडल पेपर पर ही आधारित आपका पेपर आएगा। उसके अलावा SSC GD के PYQ भी तैयार करवाए हैं, क्योंकि लगभग 30% क्वेश्चन एग्जामिनर प्रीवियस ईयर से ही उठाता है। नए क्वेश्चन सारे नहीं बनाता है, कुछ क्वेश्चन नए बनाता है, कुछ क्वेश्चन वो पिछली शिफ्ट में से उठा लेता है SSC GD के। तो वो PDF अगर आप देख लेंगे तो वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। 10 मॉडल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सातों लगभग 6 से 7 सवाल आप लोग देखेंगे करंट अफेयर 2025-26 के। तो करंट अफेयर की भी साथों PDF आपके लिए तैयार करवा रखी है। तो ये तीनों PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है SSC GD PDF का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सअप पर आ जाएंगे। वहाँ पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों PDF आपको यहीं व्हाट्सअप पर ही साथों भेज दी जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा साथों मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, SSC GD प्लेलिस्ट, यानी कि उसमें सारी क्लासेस आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके डबल स्पीड में। उन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, उन सारी वीडियोस के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि दोनों काम करेंगे तो ये पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो उसके अलावा ग्रुप्स के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको भी साथ ज्वाइन कर लेंगे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जय हिंद का कमेंट जरूर करके जाएंगे और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।